प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आइए इसी संदर्भ में हम देखते हैं किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत करना यहाँ पर समीचीन प्रतीत होता है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे हैदुल्लिकर महोदय की डेफिनेशन। उन्होंने लिखा है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हाल क्वेस्ट लिखते हैं, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। लैंज महोदय लिखते हैं, ये अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। इसी संदर्भ में डगलस महोदय अपनी परिभाषा देते हैं, अध्यापकों के बहुमत में कहें, बहुमत में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर होगा बहुमत। तो यहाँ पर बहुमत में यानी कि जिनके मत अधिक हैं, बहुमत में अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे आधारशिला माना है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिख रहे हैं बेकन महोदय की, पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती हैं। ये शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती हैं। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मानव सभ्यता के प्रारंभ में ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। लिखने की कला का विकास लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही हुआ। इससे पहले ज्ञान को कंठस्थ करने की ही व्यवस्था थी। वैदिक काल में भी वेदों के श्लोकों को गुरु द्वारा शिष्यों को कंठस्थ कराया जाता था। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकों के विकास का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम कमेनियस 1592 से 1670 ने भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक लिखी थी। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों यानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं के महत्व को देखते हुए इसका प्रचलन बढ़ता गया तथा एक ही विषय अनेक शिक्षा विधियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य पुस्तकें लिखी जाने लगी। यानी कि एक विषय की ही अनेकों विद्वानों द्वारा जो है टेक्स्ट बुक्स लिखी जाने लगी। 19वीं शताब्दी में फ्लोबेल, टीवी तथा महात्मा गांधी ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया। परिणाम स्वरूप पाठ्य पुस्तकों के महत्व को कम समझा जाने लगा, किंतु तथ्यों, सिद्धांतों आदि की बोधगम्यता की दृष्टि से इनकी पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकी, क्योंकि जो सिद्धांत और तथ्य रहते हैं वे केवल व्यवहारिकता में नहीं होते, वे लिपिबद्ध होना चाहिए, जैसे कि वैसे ही वैसे प्रयोग किए जाएं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने पुस्तक विहीन शिक्षण के भी प्रयोग किए, किंतु वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाठ्य पुस्तकों का अंत नहीं हो सकता है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के विकास से पाठ्य पुस्तकों के लिखने के ढंग में भी परिवर्तन हुए हैं, यानी कि जो ढंग है वे भी परिवर्तित हुए हैं। कुछ देशों में अभिक्रमित सामग्री के रूप में निर्मित पाठ्य पुस्तकों के द्वारा अनुदेशन प्रदान किया जाने लगा है। इसके द्वारा छात्र कठिन प्रत्ययों को भी स्वाध्याय द्वारा ही बोधगम्य कर सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT नई दिल्ली द्वारा भी इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार परंपरागत पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ इनके कई तरह के नवीन रूप भी प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के आधार, बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। क्योंकि बालक की शिक्षा व्यवस्था समाज के द्वारा ही होती है, अतः पाठ्यक्रम का समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति से संबंधित होना स्वाभाविक है। साथ ही प्रत्येक समाज अपने विद्यालयों से ये अपेक्षा भी करता है कि ये न केवल संस्कृति का संरक्षण करें बल्कि संस्कृति की प्रमुख बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित भी करें। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर्वस्तु एवं अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधार स्तंभ ये
तीनों अर्थात समाज, व्यक्ति व सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम का आधार भी कहा जा सकता है। ये तीनों एक दूसरे से इस प्रकार सह संबंधित हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए इन निम्न प्रमुख आधारों के रूप में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आधार है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। दूसरा है सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेसिस। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। तथा चौथा है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। यहाँ पर अभी इनका वर्णन करना उचित नहीं है, आगे इनका वर्णन किया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं पाठ्यपुस्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यपुस्तकों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें आती हैं सबसे पहले सामान्य पाठ्यपुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक्स। ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इसमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। दूसरा पॉइंट में हम देख रहे हैं दूसरे प्रकार की पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू करिकुलम। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी हुई होती हैं। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किंतु विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। इन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। अब हम देख रहे हैं संदर्भ पुस्तकें, यानी कि रेफरेंस बुक्स। ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं तथा इसमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भों के अनुरूप में करता है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग होता है, उपयुक्त होता है। अन्य प्रकार की भी पुस्तकें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम में इन्हीं पुस्तकों का ज़्यादा महत्व है, अतः इन्हीं का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे अच्छी पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बुक, टेक्स्ट बुक। अच्छी पाठ्यपुस्तक में कुछ गुण होने चाहिए जो इस प्रकार से हैं। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण किया जाना चाहिए। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। अन्य लेखकों, विद्वानों, संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। मुख्य पृष्ठ सचित्र, आकर्षक एवं सौदेश्य हों, क्योंकि अगर ऊपरी पृष्ठ जो मुख्य पृष्ठ है, आवरण पृष्ठ, वही आकर्षक नहीं होगा तो बालक उसकी तरफ आकर्षित कदाचित न होंगे। मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। आकार सुविधाजनक होना चाहिए। अध्यायों के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल देना चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यपुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए क्रॉनबेक ने लिखा है कि अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु जो है पाठ्यपुस्तक है। इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अतीत में भी अधिक महत्व था तथा आज भी है। इसको जन सामान्य की भी लोकप्रियता प्राप्त होती है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक विद्यालय या कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती हैं।
जो किसी एक विषय या संबंधित विषयों की पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करती हैं। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नांकित कारणों से स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें पहला बिंदु आता है पाठ्यपुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। पाठ्यपुस्तकों के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को ये जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितनी पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करना है। इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु की एक ही बार में आत्मसात यानी कि विषय वस्तु को आत्मसात कर सकें। उन्हें विषय वस्तु को कई बार पढ़ना और दोहराना पड़ता है, अतः पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है। योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, अतः उसे व्यवस्थित करने में पाठ्यपुस्तक सहायक होती हैं। इसी प्रकार छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्तित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए भी ये सहायक होती हैं। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होती है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन भी संभव होता है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्यवस्तु का अध्यापन संभव होता है तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्यपुस्तकें मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। ये परीक्षा के समय में छात्रों के लिए सहायक होती हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण करने का बोध कराती हैं। पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करती हैं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक सभी छात्रों पर व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं दे पाता है, अतः पाठ्यपुस्तकों की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि एवं गति के साथ अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती हैं, जिनसे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है। पाठ्यपुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप में व्याख्या की जाती है, जिससे शिक्षक उपक्रम अधिगम अनुभव आदि प्रदान कर सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।